Assalamualaikum. This is our fifth video on the topic of important UQs of reproduction physiology. So without delay हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को रीड करते हैं. Which हार्मोनल फैक्टर काज इंक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी टुवर्ड द एंड ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी. वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के एंड पे ऐसे कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से डिलीवरी होती है, बर्थ होती है. तो यहाँ पे हमारे पास 4 हार्मोन्स होंगे. उसको कैसे मैंने याद किया है, कूप से COPE. सी से हमारे पास आ जाएगा कॉर्टिसोल, O से ऑक्सीटोसिन, P से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और E से आ जाता है एस्ट्रोजन. तो ये 4 हार्मोन जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हार्मोन इनके अंदर चेंजेस आते हैं, ये इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है. सबसे पहले हम जो है शुरू हो जाते हैं ऑक्सीटोसिन से. तो ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि इसका फंक्शन ही जो है कंट्रैक्टिलिटी कराना है, यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी. तो ये जो होता है ऑक्सीटोसिन, एक तो मदर के जो होते हैं, आपको पता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है. एक्चुअली हाइपोथैलेमस से बनता है लेकिन रिलीज़ वहाँ से होता है. तो मदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है. इसके अलावा फीटस से भी सिग्नल्स आते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं. इसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रोजन की तरफ. तो एक्चुअली शुरू के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है इनमें इतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल या तो नॉर्मल रहता है या फिर क्या होता रहता है, डिक्रीज़. तो एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम 7th मंथ ऑनवर्ड, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट जो हमें नज़र आता है वो ये है कि कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है. रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन जो है वो रिसेप्टर्स बढ़ा देता है फॉर द ऑक्सीटोसिन ऑन द मायोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस ऑफ द एक्चुअली मदर. तो इसकी वजह से एक काज होता है. ठीक है, तो मैंने बोला एक्चुअली ये है कि ये जो एस्ट्रोजन होता है ये ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है और द फीमेल यूट्रस जो भी है. ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है. तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें कैसे पता चला कि एक्चुअली ऑक्सीटोसिन कॉज है यूट्रस का. तो कुछ इन्होंने एविडेंस बताए हुए हैं कि जैसे ही मतलब कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी चल रहा होता है तो ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं यूट्रस के अंदर. इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ लेबर. या फिर अगर एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस को रिमूव कराया हुआ है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे लेबर का टाइम बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि एक्चुअली ऑक्सीटोसिन था तो उसने कंट्रैक्शन कराई और लेबर जल्दी हो गया. तो ये 4 एविडेंस आपने याद रखने हैं. उसके बाद हमने देखना है कि ये जो बाकी हार्मोन्स हैं ना हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कॉर्टिसोल, ये एक्चुअली फीटस से रिलीज़ होते हैं. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फीटल हार्मोन्स ऑफ द यूट्रस. तो ये कि फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो कि एक सिग्नल, एक्साइटेटिव सिग्नल्स भेजता है यूट्रस को. इसके अलावा फीटस की एड्रीनल ग्लैंड से भी जो है हमारे पास कॉर्टिसोल वगैरह सिक्रीट होता है. ठीक है, उसका भी यही काम कि उसने कंट्रैक्शन करानी होती है. इसके अलावा फीटल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर. और आपको पता है कि ये कंट्रैक्टिलिटी को क्या कराते हैं, इंक्रीज़ करा देते हैं. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो क्या क्वेश्चन है, 32-year-old male visited infertility clinic along with his wife. The hormone test of his wife were found to be normal. Okay, what could be the factor that caused the male sterility? तो मेन चीज़ ये पूछी गई कि कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है. तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ. दिस इज, तो हमने इसको 6 के क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन के प्रॉब्लम. या तो स्पर्म की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो, वो कैसे हो सकती है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली जहाँ पे स्पर्म बन रहे होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डिस्ट्रक्शन ना भी हो तो उसके अंदर स्टिचेस आए हों, यानी कि वो टांके लगे हों, तो उसकी वजह से डैमेज हो गया तब भी तो नहीं स्पर्म की प्रोडक्शन होती. तो पहला प्रॉब्लम हो गया स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम. सेकंड हो गया स्पर्म की ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, कि कोई ऑक्लूजन आ जाए ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म ट्यूब्यूल किसी भी ट्यूब्यूलर लेवल पर आ सकते हैं, एपिडिडमस के अंदर आ जाए, वास डिफरेंस के अंदर आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो स्पर्म की ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया तो मेल स्टेरिलिटी होगी. थर्ड हमारे पास आ जाता है क्रिप्टोकाइडिज्म, यानी कि अनडिस्केंटेड टेस्टीज होंगे. तो यहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर वो वाला नहीं मिलता जिस पर होना होता है इसने स्पर्मेटोजेनेसिस ने. तो जब वो नहीं होगा तो ये काम हो जाएगा, मतलब कि मेल स्टेरिलिटी होगी. 4 नंबर पे हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म हम बोल सकते हैं, या हाइपोथैलेमस के हार्मोन सही से फंक्शन ना करें हो, वहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट ना हो, फिर आगे से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ ना हो, या फिर हाइपोगोनेडिज्म हो जाए,
तो ई हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया। 5th नंबर पे हमारे पास आ जाता है एबनॉर्मल स्पर्म्स हमारे पास प्रोड्यूस हों। एबनॉर्मल स्पर्म्स में कुछ भी तरह के आ सकते हैं कि उनके शेप अजीब हो, उनका साइज़ एबनॉर्मल हो, या उनकी मोटिलिटी जो है, ठीक है, जो उनका फ्लैजिलम होता है उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो तो वो मूव नहीं कर पाता। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो, बिलो 20 मिलियन पर ml जो होता है ना, ये लेवल है कि अगर इससे कम हो जाए तो स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है। तो आपने ये 6 फैक्टर्स जो हैं इनको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये वही कैपेसिटेशन वाला है, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और ये भी हम कर चुके हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाला। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ये भी हो चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स। इसको करने के बाद वी आर डन विद दिस टॉपिक। हमारे इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ कवर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शंस लिखे हुए हैं, 7 हमारे पास टोटल फंक्शंस हैं। सबसे पहले सर्टोरी सेल्स आपने देखा होगा, जब आपने हिस्टो के अंदर डायग्राम बनाई होगी तो आपने यूँ अगर टेस्टीज़ बनाई होगी ना, यूँ टेस्टीज़ के लिए बनाया होगा। टेस्टीज़ के अंदर काफ़ी सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूँ बनी होंगी। तो एक अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखें तो आपने वहाँ पे इस तरह से सर्टोरी सेल्स को बनाया होगा, ऐसे ही बनाया होगा ना आपने सर्टोरी सेल्स को। ये सर्टोरी सेल्स हैं और साथ में हमारे ये डेवलप प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, हमारे स्पर्म्स फाइनली यहाँ पे हमारा स्पर्म बन जाता है, ठीक है, इस तरह से हो रहे हैं। ये सर्टोरी सेल्स हैं। तो एक्चुअली साथ में इधर सराउंडिंग के अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। तो एक्चुअली सर्टोरी सेल्स क्या होता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन इसे क्या हो गया, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। सेकंड नंबर पे क्या हो गया, ये डिफेक्टिव स्पर्म भी प्रोड्यूस हुए, इसके साथ ही डिफेक्टिव स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो भी सही उसको लगता है कि ये ठीक नहीं प्रोड्यूस हुआ तो उसकी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसको खा जाता है। थर्ड नंबर पे क्या करता है, इस साथ में पड़े हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है उसको। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया कि एक्चुअली अगर ये इन कांटेक्ट में ना हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक स्पेशल इन्वायरमेंट, स्पेशल फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है, स्पेशल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो जो आइंस हैं या जो भी न्यूट्रिशन है उसकी इनटेक को ये कंट्रोल करता है। तो ये एक स्पेशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन कांटेक्ट विद देम। उसके बाद का स्पर्मिएशन बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। स्पर्मेशन आपको पता है कि पहले जो स्पर्म्स बन चुके हैं उसके अंदर उसका हेड बनाना, उसकी टेल बनाना, उसको एक शेप देना, उसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन भी इसी की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम उसकी तरफ रिलीज़ कराता है, जो कि उसको एक स्पेशल शेप देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रिलीज़ करता है ल्यूमिनल फ्लूइड कंटेनिंग ABP, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये रिलीज़ करता है, जो कि एंड्रोजन्स को अपने साथ पकड़ के रखते हैं। इसके अलावा ये 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, आपको पता है कि मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन अगर प्रोड्यूस ना हो तो मेल के अंदर फीमेल वाले जेनिटेलियाज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है फीमेल के जेनिटेलियाज को बनने से रोकता है, ठीक है। आपको पता है ना, फीमेल के जो जेनिटेलियाज होते हैं मुलेरियन डक्ट से बनते हैं, तो उसको इनहिबिट करने के लिए मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये इनहिबिन को रिलीज़ करते हैं, जो कि FSH के सिक्रीशन को कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस्ट्राडायोल जो है रिलीज़ होता है। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि मेल्स के अंदर जो है एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है, तो आपने बताना है हाँ होता है, और किस फॉर्म के अंदर होता है, तो आपने बोलना है एस्ट्राडायोल होता है। अगर वो पूछे कहाँ से सिक्रीट होता है तो आपने बोलना है सर्टोरी सेल से सिक्रीट होता है। तो ये चीज़ जो है ना आपने याद रखनी है। होप आपको समझ आया हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और अगर आप ये कर रहे हैं हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं। हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।